हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना मैम आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से एक कहानी जिसका शीर्षक है लखनवी अंदाज और इस कहानी के लेखक हैं यशपाल। इस कहानी का सारांश बताने से पहले मैं आपको उसके लेखक यशपाल के जीवन से संबंधित कुछ बातें बताना चाहती हूँ। सुप्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब स्थित फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरालाल और माता का नाम प्रेम देवी था। फिरोजपुर से मैट्रिक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए की शिक्षा ग्रहण की यशपाल जी ने। वहीं उनकी मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव से हुई, जिनके सहयोग से जिनके साथ के कारण स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। उनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को हो गई। यशपाल ने अपनी रचनाएं विविध रूपों में प्रकट की हैं। उनकी अनेक रचनाएं हैं जो अनेक विधाओं में हैं, जिसमें कहानियां भी हैं, निबंध भी हैं, उपन्यास भी हैं, संस्मरण भी हैं, नाटक भी है। उनकी प्रसिद्ध रचना उपन्यास झूठा सच, जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दर्द को उजागर करती है, और इस उपन्यास पर एक हिंदी में फिल्म भी बन चुकी है, खामोश पानी। साहित्यकार यशपाल की रचनाओं का मार्क्सवाद का उदाहरण ज़्यादा मिलता है। उनकी रचनाओं में मार्क्सवाद का उदाहरण ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो एक प्रगतिवादी लेखक हैं और वो मार्क्सवाद से प्रभावित थे। इसलिए उनकी रचनाओं पे मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनकी रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है, यानी कि मार्क्स के जो विचार है जिसमें कहा जाता है कि एक आम आदमी का वर्ग है, दूसरा पूंजीपति वर्ग है, और दोनों में जो वर्ग संघर्ष चलता है उसके बीच से साम्यवाद की बात कही जाती है कि दोनों में समानता लाई जाए। तो वहाँ प्रगतिवाद से संबंधित या प्रगतिवाद से प्रेरित लेखक या कवियों ने अपने काव्य और अपनी रचनाओं का विषय आम आदमी को बनाया। यशपाल यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं, यानी कि वो रियलिस्टिक पे ज़्यादा उनका महत्व रहता है कि उनकी जो रचनाएं हैं वो रियलिस्टिक हैं, यथार्थ से प्रभावित हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड। सामाजिक विषमता यानी कि समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव है। राजनीतिक पाखंड, राजनैतिक पाखंड यानी कि जो राजनीति में समाज को सुधारने की, देश को सुधारने की जो बातें कही जाती हैं वो सिर्फ एक पाखंड है, वास्तविकता कुछ और है। और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर रहीं। यशपाल जी की भाषा में स्वाभाविकता, सजीवता तथा रचनात्मक विशेषता है। उनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज, पात्रानुकूल, यानी कि उनकी रचनाओं के जो पात्र होते हैं वो जिस पृष्ठभूमि से होते हैं उन पात्रों के अनुकूल अपनी रचनाओं में वो भाषा का प्रयोग करते हैं तथा भावाभिव्यक्ति में भी समर्थ हैं। उनकी शैली वर्णनात्मक, संवाद प्रधान तथा प्रभावपूर्ण है। भावों के प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। यहाँ जो आपकी पुस्तक में जो उनकी कहानी है लखनवी अंदाज, जिसका शीर्षक है, इस कहानी के माध्यम से लेखक नवाबों के समाप्त होते अस्तित्व और उनके दिखावा करने पर व्यंग करता है। वह इस कहानी में नवाब को वर्ण विषय बनाता है, जो लेखक के समक्ष अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फाँकों को खाने की जगह सूंघ कर रसास्वादन करता है और सूंघते हुए खीरे की एक एक फाँक को खिड़की से बाहर फेंकता जाता है। ऐसा करके वह अपने व्यवहार से लेखक को सोचने पर मजबूर कर देता है। लेखक को लगता है
कि इस तरह तो बिना घटना, विचार और पात्रों के भी नई कहानी लिखी जा सकती है। यानी कि ये जो कहानी का जो कथ्य का जो विषय है वो बहुत ही साधारण सी घटना है, लेकिन एक लेखक होने के कारण उसकी दृष्टि इस पर गहराई से सोचती है और एक बहुत ही मामूली से विषय को भी एक व्यंग प्रधान कहानी का रूप दे देती है। तो इसके साथ ही अब मैं आपको इस पाठ का सारांश बताती हूँ। यशपाल द्वारा रचित ये कहानी जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, जिसका शीर्षक है लखनवी अंदाज़। तो शीर्षक से ही कुछ लग रहा है कि लखनवी अंदाज़ हो सकता है कि लखनऊ का क्या रहन सहन है, उस शहर का अंदाज़ क्या है। तो लखनऊ को माना जाता है कि लखनऊ जो है वो नवाबों का शहर है। तो उसके शीर्षक से ही हमें ये समझ में आ रहा है कि लखनवी अंदाज़ यानी कि नवाबी अंदाज़। और इस कहानी में मुख्य रूप से दो ही पात्र हैं, एक लेखक स्वयं है और दूसरा वो लखनऊ का नवाब जो है, जिससे लेखक एक ट्रेन में एक रेल यात्रा में मिलता है। तो मैं सारांश को आपको बताऊंगी, इसको ध्यान से अगर आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो इसके प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से कर सकेंगे। मैं इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करती जाऊंगी जिससे कि कहानी को आपको समझने में आसानी हो। जैसे कहानी जब शुरू होती है तो एक रेल यात्रा से शुरू होती है, जिसमें लेखक एक रेल यात्रा करता है। लेखक अपनी मितव्ययी प्रवृत्ति के कारण सेकंड क्लास में यात्रा नहीं करना चाहता। मितव्ययिता यानी कि कम खर्च करने वाला। तो लेखक जो है वो मितव्ययी है, जो कि फिजूल खर्च में विश्वास नहीं करता। फिर यह सोचता है कि भीड़ से भी बच जाएगा और कहानी के संबंध में भी सोच सकेगा। ये सोचकर लेखक जो है सेकंड क्लास में चढ़ जाता है, रेल के सेकंड क्लास में चढ़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं पैसे के बारे में सोचूंगा तो भीड़ भाड़ से मेरा दिमाग जो है वो एकाग्र नहीं हो पाएगा, कुछ अपने कहानी के लिए कोई विषय ढूंढ मैं सोच नहीं पाऊंगा, इसलिए वो सेकंड क्लास में चढ़ता है। उसे प्राकृतिक दृश्य खिड़की से देखने को भी मिल जाएंगे। यह सब सोचकर लेखक जो है वो सेकंड क्लास का टिकट ले लेता है। उसके बाद गाड़ी छूट रही थी, भागकर सेकंड क्लास के डिब्बे में लेखक चढ़ जाता है। लेखक को अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, क्योंकि सेकंड क्लास की टिकट महंगी होने के कारण हो सकता है कि उसमें कोई यात्री ना हो। तो लेखक को एकांत मिलेगा तो वो एकाग्रता से सोच अपनी कहानी के लिए नया विषय ढूंढ सकता है। लेकिन उसने देखा कि एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी अंदाज में एक सफ़ेद पोश सज्जन पालथी मारे बैठे हैं, जिनके सामने तौलिए पर दो चिकने खीरे रखे हुए हैं। लेखक का सहसा आ जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। यानी कि लेखक इस बात को महसूस करता है कि जैसे लेखक एकांत ढूंढने के लिए सेकंड क्लास में चढ़ा था, वो नवाब साहब भी शायद इसी उम्मीद में सेकंड क्लास में चढ़े थे कि वो एकांत में रह सकेंगे। इसलिए लेखक का आना, उनकी भाव भंगिमा से लेखक ऐसा महसूस करता है कि उसका आना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब ने लेखक के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई और न लेखक ने ही परिचय करने का प्रयास किया। लेखक ने उनकी तरफ से आंखें चुरा ली। जब हम किसी से संपर्क करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगला इंटरेस्ट नहीं ले रहा या उसमें रुचि नहीं ले रहा, उससे मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रुचि नहीं है, तो हम थोड़ा सा झेप सा महसूस करते हैं। तो लेखक को भी कुछ ऐसी ही फीलिंग आई, कुछ ऐसी ही भावना उसके मन में आई, जिससे वो अपनी आंखें चुराने से मतलब है कि उनकी तरफ वो भी शो करता है, ये दिखावा करता है कि मैं भी आपको नहीं देख रहा हूँ, मैं भी अपने में ही मगन हूँ। अब दूसरा जो दृश्य आता है, दूसरा जो एक अगला भाग शुरू होता है कि नवाब साहब का भाव परिवर्तन। अचानक से नवाब साहब का भाव परिवर्तन हो जाता है। लेखक के सामने बैठे नवाब साहब के बारे में सोचने लगा कि नवाब साहब ने किफ़ायत की दृष्टि से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कोई सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ उन्हें देखे। सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने खीरे खरीदे होंगे। लगता है अब उन्हें किसी के सामने खीरा खाने में संकोच लग रहा है।
इस ये सारे जो उनकी जो भाव भंगिमाएँ हैं, उनका जो हाव भाव है, उसे देखकर लेखक इस बात का अनुमान लगाता है, अपनी कल्पना के आधार पर इस बात का अनुमान लगाता है कि नवाब साहब के मन में क्या चल रहा होगा, उनकी जो क्रिया है वो उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या होगा, उनकी सोच क्या होगी। नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते रहे और स्थिति पर विचार करते रहे। यकायक भाव परिवर्तन करते हुए नवाब साहब लेखक से खीरे का शौक़ फरमाने के लिए कहा। माने कि उन्होंने ऑफ़र किया, खीरा जो उन्होंने ख़रीद के रखा था वह लेखक को भी ऑफ़र किया। लेखक को नवाब साहब का यकायक भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, क़िबला शौक़ फरमाए। यानी कि लेखक को अचानक से जो भाव परिवर्तन हो गया कि जो व्यक्ति थोड़ी देर से साथ में सफ़र कर रहा है वो न मेरी तरफ देख रहा है, न मुझे कोई भाव दे रहा है, न मेरे होने का कोई उसके ऊपर असर है कि बगल में कोई दूसरा व्यक्ति भी है, इतना गंभीर वो बना हुआ है और अचानक से वो खाने की चीज़ ऑफ़र करता है, उन्हें भी देने को कहता है। तो ये चीज़ लेखक को अच्छा नहीं लगा कि कोई हाल चाल नहीं, कोई कुशल क्षेम नहीं और अचानक से आप खाने की चीज़ किसी को दें तो शायद कोई भी मना कर दे। तो यही काम लेखक भी करता है कि आप ही खाइए, माने क़िबला का अर्थ होता है आप शौक़ फरमाएं। अब आगे की जो कहानी है सब पूरी कहानी को मैंने बिंदुओं में बांट दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। आगे की कहानी में अब दोनों के बीच जो होता है कि नवाब साहब का खीरा काटना, यानी कि नवाब साहब खीरे को कैसे काटते हैं इसका वर्णन लेखक करता है। नवाब साहब कुछ और देर खिड़की के बाहर देखकर कुछ निश्चय कर नीचे रखे पानी से भरे लोटे से खीरे को धोया, तौलिए से पोंछे, जेब से चाकू निकाला, उनके सिर काटे, गोदे, झाग निकाला, छीले और फाके काट कर तौलिए पर करीने से रख दिया, यानी कि सावधानी से रख दिया। नवाब साहब ने फाकों के ऊपर ज़ीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। क्योंकि लाल मिर्च जो होता है वो सुर्ख कलर का होता है, इसलिए उसकी सुर्खी कह रहा है कि लाल मिर्च पाउडर और नमक और जीरे का पाउडर उस पर बुरक देना, यानी कि छिड़क देना। लेखक कहता है कि नवाब साहब खीरे को छील कर काट कर फिर उस पर इस तरह का पाउडर छिड़क देते हैं। लेखक उनकी भाव भंगिमा देखे जा रहा था, यानी कि उनके हाव भाव को वो लगातार देख रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं वो उसके कहानी के विषय बन गए थे। उनकी भाव भंगिमा से लेखक को स्पष्ट हो रहा था कि नवाब साहब के मुंह में खीरे के रसास्वादन की कल्पना से ही पानी आ रहा है और उनके चेहरे का हाव भाव देखकर, भाव परिवर्तन देखकर लेखक इस बात का अनुमान लगाता है कि यह सोच कर कि खीरे का रसास्वादन, माने खीरे को जब मैं खाऊंगा तो उस रस का आनंद कैसा होगा, यह सोच कर ही उनके मुंह में पानी आता है। कोई लजीज चीज़, कोई बहुत स्वादिष्ट चीज़ जब हम खाने की तैयारी करते हैं और हमारा बहुत प्रिय होता है तो हम पहले से ही हमारे मन में उसके स्वाद के प्रति एक कल्पना होने लगती है कि अब तो ये मेरा बहुत पसंदीदा चीज़ है, मैं इसे खाऊंगा, ये बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा, इस तरह की। तो कुछ ऐसे ही भाव नवाब साहब के चेहरे पे भी आ रहे थे जिसे लेखक अपने अनुमान के द्वारा अभिव्यक्त करता है। एक बार नवाब साहब ने फिर लेखक की ओर देखा और कहा, वल्लाह शौक़ फरमाएं, लखनऊ का बालम खीरा है। अब वो उसकी विशेषता बता रहे हैं। वो फिर से एक बार लेखक को ऑफ़र करते हैं, फिर उसे देते हैं खीरा खाने के लिए और कहते हैं कि मैंने इसको शौक़ फरमाइए, यानी कि आप लीजिए। अब उसकी विशेषता बताते हैं खीरे की कि ये लखनऊ का बालम खीरा है। नवाबों के शहर में उनकी जो आदतें होती, जो उनका व्यवहार होता है वो तो बहुत उसमें नाजुकता होती है। जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनके नाम भी वो अपने हिसाब से रखते हैं। तो बालम खीरा कह रहे हैं उस खीरे को वो। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने पर ताज़े खीरे की पनियारी फाँके देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था।
यानी कि खीरा जो होता है, खीरे में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और जब हम उसे किसी चीज़ पे फल पे या जिस पे भी नमक जब छिड़क देते हैं तो वो पिघलना शुरू करता है, पानी छोड़ना शुरू करता है। तो वैसे ही खीरे की फाकों को पनियारी कह रहा है लेखक, क्योंकि नमक छिड़कने के बाद उसमें से अब पानी निकलने लगा है। उसे देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आता है। हमें तो लग रहा है कि इसे पढ़ने में और इसको सुनने में कहीं हमारे मुंह में भी पानी आ रहा है। लेकिन पहले पूछने पर इनकार कर चुके थे, इसलिए कुछ सोचकर आत्मसम्मान रखते हुए, यानी कि लेखक जो है पहले मना कर चुका था उस चीज़ को, और फिर से अगर वो आप देते हैं उन्हें शौक़ फरमाने के लिए कहते हैं, उन्हें लेने के लिए कहते हैं, तो एक बार मना कर देने के बाद फिर अपनी ही बात को काटना लेखक को कहीं न कहीं अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध लग रहा था। तो लेखक कहता है, शुक्रिया, मेरी मेदा ज़रा कमज़ोर है। मेदा यानी कि मेरा आमाशय, मेरी पाचन शक्ति जो है वो थोड़ी कमज़ोर है, और खीरा जो है वो थोड़ा गंभीर होता है, पाचन में, डाइजेशन में थोड़ा सा गरिष्ठ होता है। केवला शौक़ फरमाए। लेखक कहता है कि आप ही शौक़ फरमाएं, आप ही इसे खाएं, मेरा मेदा यानी कि मेरी पाचन शक्ति थोड़ी कमज़ोर है। अब आगे की बिंदु मैं आपको बताती हूँ कि नवाब साहब ने एक एक फाँक बाहर फेंक दी, यानी कि खीरे की एक एक फाँक को वो बाहर फेंक देते हैं। इसका वर्णन लेखक कैसे करता है। नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी खीरों की फाँक की ओर एक बार फिर देखा, फिर खिड़की से बाहर देखा, दीर्घ श्वास लिया, यानी कि लंबी सांस ली, फिर एक एक फाँक उठाई, होठों तक ले गए, सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली, यानी कि वो अपनी आँखों को बंद कर उसके स्वाद का अनुभव कर रहे थे। मुंह में भर आए पानी को गले में उतार लिया, और उनके मुंह में जो खीरे के स्वादन की कल्पना से ही जो पानी आ गया था उसे वो अपने गले के नीचे उतार लिया, यानी उसे निगल लिया, और फाँकों को एक एक करके सूंघ कर बाहर फेंकते गए। अब उनकी इस नाटकीय प्रदर्शन पे लेखक को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इन्होंने इतनी मेहनत से खीरे को छीला, काटा, नमक लगाया, और उसके बाद इसे सूंघ कर ही इनके भूख की तृप्ति हो जाती है, इनका पेट भर जाता है। ये बड़े आश्चर्यजनक बात है। तो कहता है कि सूंघ कर बाहर फेंकते गए, उसके बाद तौलिए से हाथ और होठ पोंछकर गर्व से लेखक की ओर देखा, यानी कि ये गरिष्ठ चीज़ है, पाचन में मुश्किल आती है इसके, तो ये हम नवाबों का यही तरीका है। ये वो शायद दिखाना चाहते थे लेखक को कि हमारे लिए कोई चीज़ बहुत महत्व नहीं रखती। अब उसके बाद नवाब साहब की डकार। अब इसका वर्णन लेखक कैसे करता है। ये एक व्यंग कहानी है, व्यंग निबंध है, इस पे ध्यान दीजिएगा। नवाब साहब खीरे सूंघ कर और फेंक कर हाथ मुंह पोंछ कर लेट गए, मानो इस काम में वे थक गए हों। चूँकि इसमें व्यंग है तो कहीं न कहीं हास्य का भी पुट है। लेखक नवाबी प्रक्रिया को देखकर शर्म महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि खीरों के प्रयोग की नई प्रक्रिया अच्छी ज़रूर कही जा सकती है, किंतु क्या इस तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है। लेखक को नवाब साहब का यह दिखावे वाला, यह प्रदर्शन वाला व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगा। वो कहता है कि ये एक नया तरीका उसने अपने जीवन में देखा था कि खीरे को ऐसे भी प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि बिना खाए उसे सूंघ कर भी काम चलाया जा सकता है। वो कहता है, लेखक ये सोचता है कि क्या इस तरह से उदर की तृप्ति, यानी कि भूख की, पेट की तृप्ति हो सकती है। इसी बीच नवाब साहब को डकार आई और लेखक की ओर देखते हुए कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अब वो लेखक की तरफ देखकर अपना बड़प्पन प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि खीरा जो है वो लजीज होता है, यानी कि स्वादिष्ट तो होता है लेकिन होता है शकील, यानी कि गरिष्ठ। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, यानी कि पाचन में उसके समस्या आती है। अब इस व्यंग प्रधान कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है।
लेखक आगे बताता है कि नवाब साहब की डकार से उसके ज्ञान चक्षु खुल गए, यानी कि उसके ज्ञान की आँखें खुल उसकी आँखें खुल गई, उसकी ज्ञान रूपी आँखें खुल गई और सोचा खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है लेखक, वो इसका बताता नहीं है, ये पूछता है कि अगर खीरे को सूंघ कर उदर की तृप्ति, पेट भर सकता है, पेट की तृप्ति या भूख की तृप्ति हो सकती है, तो बिना किसी विचार के, घटना के या पात्रों के, लेखक की सिर्फ इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। लेकिन लेखक इस प्रश्न के पीछे एक उत्तर भी छुपा है लेखक के कि नहीं, कहानी जो है वो बिना किसी घटना, बिना पात्र के नहीं बन सकती, बिना किसी विचार के नहीं बन सकती, क्योंकि हर कहानी में कोई न कोई प्रेरणा, कोई न कोई संदेश होता है जो कि बिना किसी विचार, घटना या पात्र के उपस्थित नहीं हो सकता है, तो वो कहानी कहानी ही नहीं रहेगी। इसके साथ ही ये आपके पाठ का सारांश जो है समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका अर्थ जो है, इसका भाव जो है आपको समझ में आ गया होगा। ये एक व्यंग प्रधान कहानी है, इसलिए इसमें कहीं खीरे और नवाब साहब के व्यवहार के कारण लेखक जो है इसमें हास्य का पुट भी दिखाता है, वो तो व्यंग में होता भी है, हास्य का पुट भी आपको मिलता है। सारांश आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कहीं आपको समझ में ना आए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप इसमें लाइक करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं प्रश्नोत्तर का वीडियो इसके साथ मैं आपको ऐड कर दूंगी। अगले वीडियो में आपको प्रश्नोत्तर भी मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।